और आज का जो तारीख़ी दिन है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कल ये सेनेट में मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली के अंदर मंजूर हुई और मैं समझता हूँ कि 20 अक्टूबर का जो दस्तूरी तारीख़ है पाकिस्तान की, उसमें ये बड़ा खुशाइंद है और मिसाक़े जमहूरियत पर जो अमल है इससे वो तकरीबन मुकम्मल हुआ है। इससे हमारी पार्लियामान की सुपरमेसी, हमारे इदारों की मजबूती, अदलिया के ऊपर जो एक बहुत बड़ा कर्ज़ है और बोझ है मुकदमात की सूरत में, जो 60,000 से ज़ायद मुकदमात हमारे आला अदलिया के पास पेंडिंग पड़े थे, जिस पे कोई पेशरफ्त नहीं थी। हर रोज़ अदालतें जो थी वो आइनी मसाइल के अंदर इस तरह उलझी हुई थी कि वो दूसरी तरफ उनकी कोई तवज्जो ही नहीं होती थी और वो केसेस लेफ़्ट ओवर होने की सूरत में कई लोग जो हैं वो पिछली 1-2 दिहाइयों से जेलों में पड़े थे इंसाफ के इंतज़ार में। तो अब उनको जो इंसाफ की फराहमी है वो फौरी मुमकिन हो सकेगी और हमारी अदलिया जो है वो पूरी तवज्जो के साथ अवामी फलाह व बहबूद के और मुकदमात के जो केसेस हैं उन पे तवज्जो दे सकेगी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्हें एक दफ़ा फिर आइन की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती और वो जद्दोजहद जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई थी, जिसमें इस बेआइन ज़मीन को आइन दिया गया था और फिर 18वीं तरमीम की सूरत में उस आइन को बहाल किया गया था और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में उस आइन को मजबूत और बालादस्त बनाने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो की काविशों को हम सराहते हैं। जिस साबित कदमी से, जिस अज़्म के साथ वो निकले और उन्होंने इस आइन को बहाल करने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए अपनी अना को भी बलाए ताक रखा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया। उन्होंने तहरीके इंसाफ से भी राब्ते किए मौलाना साहब के ज़रिए और उनकी ये कोशिश थी, जो लोग इस देर को कहते थे कि आज नहीं हो सकी, मेंबर्स नहीं पूरे, मैं उनके लिए ये कहूँगा कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शख्सियत थी जिसने ये काविश की, जिसने ये कोशिश की कि आइन मुत्तफ़िका हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वगरना हमारे पास वो अददी अक्सरियत मौजूद थी, हम ये पहले दिन भी करवा सकते थे। लेकिन हमारी आखिर कोशिश रही कि हम इसको मुत्तफ़िका मंजूर करवाएं और वो ताख़ीर जो है बिलाखिर कल ख़त्म हुई। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थी, जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, इन तमाम की अनथक कोशिशों के बाद ये चीज़ मुमकिन हो सकी कि इस आइन को मुत्तफ़िका तौर पर बहाल होना चाहिए और इन आइनी तरमीम को मंजूर होना चाहिए। इसमें हमने तहरीक इंसाफ का जो किरदार देखा, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई मुनाफिकाना था। इस जमात के जितने फाजिल मेंबरान थे पार्लियामान के, वो बेबस नज़र आते थे क्योंकि वो इसके ज़रिए NRO चाहते थे। वो चाहते थे
कि इन क्रिमिनल केसेस से किसी तरह भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है वो रिहाई मिल सके। उन्होंने SCO के मौके पर भी पूरी कौम को ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और सामने रखने की ज़रूरत है, जो छोटी छोटी बातों पे भी कहते हैं कि ये हुकूमत का जो काम है ये अवामी मफादात का नहीं है, बल्कि ये अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी तरमीम कर रहे हैं और सारी कोशिशें कर रहे हैं, अपनी हुकूमत बचाने के लिए कर रहे हैं। कतन भी ये तासुर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस कौम को रिलीफ दिया जाए, इस मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इसको डिस्टेबलाइज़ करना चाहती है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी ज़रिए से यहाँ पे इंतशार रहे, यहाँ पर अफरा तफरी रहे, यहाँ की इकॉनमी जो है वो बेहतर ना हो सके, लोगों को रिलीफ ना मिल सके, ताकि हम ये बात कह सकें कि इस मुल्क के अंदर हम तो ये कहते थे, ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन हमें पूरी तवक्को है अपनी हुकूमत के साथ कि वो इस पे काबू भी पाएंगे, इन चीज़ों को वो ठीक करने की सलाहियतें भी रखते हैं। और इस 26वीं तरमीम से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातों का क्या सोच है और तहरीक इंसाफ की क्या सोच है। जो शख्स मुल्की मफाद पर अपनी एक हवालात की मुलाकात के लिए सौदेबाजी करता है, जो कहते हैं कि SCO नहीं होने देंगे अगर हमारी मुलाकात ना हुई, ये 2 हफ्ते की जेल है, 2 हफ्ते की। ये 2 हफ्ते जेल में आज उन्हें आईनी इस्लाहात से हटकर जब ये चीज़ें वाज़ेह हुई तो ये पता चला कि ये खुराक की इस्लाहात चाहते हैं। ये जेल के अंदर रोटी पर के कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं कि हमारी रोटी ठीक नहीं है, हम SCO नहीं होने देंगे। हमने OIC का इनकाद किया, अमेरिका को ललकारा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये जुर्म हरगिज़ नहीं था कि उन्होंने किसी कस्तूरी को या किसी कसूरी को कत्ल करवाया है। उनका जुर्म ये था कि वो तीसरी दुनिया का अजीम रहनुमा था। उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की थी और कहा था कि मैं अपनी कौम को एटम बॉम्ब की ताकत से नवाजूंगा, मैं इस्लामी बैंक बनाऊंगा, मैं ये सरहदें खोल दूंगा। ये आज यूरोप वगैरह जो है सरहदें खोल रहे हैं। हमने तो 1974 में ये सोच और फिक्र दी थी कि मुसलमानों की सरहदें नहीं होनी चाहिए, हमारा दिफा एक होना चाहिए। ये अब नेटो बनती फिर रही हैं। हमने तो उस ज़माने में ये सोच दी थी। उसका जुर्म यही था कि वो उम्मत मुसलमा को मजबूत करना चाहते थे। और डॉक्टर इसरार के मुताबिक ये चीज़ वाज़ेह है कि इस मुल्क के अंदर किसी और के एजेंडे पे काम करने के लिए किस शख्सियत को लाया गया है। क्या कहा गया था ईदी साहब को? क्या उनको निशान इबरत बनाने की धमकी नहीं दी गई थी कि अगर आपने हमारे एजेंडे पे काम ना किया तो हमीद गुल और इमरान खान ने यह कहा था कि हम आपको निशान इबरत बना देंगे। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि ये लोग इस मुल्क के अंदर इंतशार चाहते हैं किसी के एजेंडे के ऊपर। मेरा एक सवाल है आज कि अगर आपको हिंदुस्तान से फंडिंग होती है तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को मजबूत करने के लिए फंडिंग करेंगे? क्या मोदी पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर रहा होगा कि पाकिस्तान इस्लाम का किला बने? क्या मोदी यहाँ पर फंडिंग कर रहा होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामान मुस्तहकम होगी तो हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए वो हिंदुस्तानी फंडिंग थी, वो जो फॉरेन फंडिंग थी। किसी ने उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया था, उनके अपने एक बानी रुकन ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इनको ये फंडिंग होती रही है। इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने के लिए
इस मुल्क को दिवालिया करने के लिए आपने IMF को खत लिखे। इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने के लिए आपने CPEC पे काम को रोका। इस